गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस चल रही है और उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि कैसे हम कन्फर्मेशंस साइक्लोहेक्सेन के बना लेते हैं और उसमें मोस्ट स्टेबल कौन कौन सा वाला है। चेयर फॉर्म था, हाफ चेयर था, बोट था, ट्विस्ट बोट था। तो हमने ये देख लिया था कि साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स हैं दोज आर 3 इन नंबर। 2 वहाँ पर ट्विस्ट बोट है, एक चेयर फॉर्म है। ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा हमने ये देख ली थी कि जो हाफ चेयर है वो सबसे अनस्टेबल है और बोट फॉर्म जो है वो भी अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, मैक्सिमा पर आते हैं। जब हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम डाल दिया था, जब आपने वो पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने जब देखा कि न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, हमने देखा कि चेयर फॉर्म का स्टैगर्ड फॉर्म आता है और बोट फॉर्म का फुल्ली इक्लिप्स्ड आता है, तो इसीलिए बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द चेयर फॉर्म। ठीक है, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा था कि चेयर फॉर्म से जो 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस हैं वो आती हैं हाइड्रोजन्स को, और इक्वेटोरियल पोजीशंस पर ऐसी कोई रिपल्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस होती हैं किसमें, चेयर फॉर्म में। और वो 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस जो है वो मॉलिक्यूल को क्या कर सकती हैं, अनस्टेबल कर सकती हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू नो कि अगर हमारे पास कभी भी साइक्लोहेक्सेन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, आखिर हम उस ग्रुप को रखेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा लेट अस गो फॉर दिस कि हमारे पास होगा केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। आखिर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सब्स्टिट्यूएंट को कहां पर रखें। क्या मतलब सर इसका? बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको एक साइक्लोहेक्सेन दिया गया है और यहां पर एक चिपका दिया गया है CH3। ठीक है, CH3 लगा दिया गया है। नाउ यू नो इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। चलो बेटा मैं इसका नाम भी दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6। हमें पता है बेटा साइक्लोहेक्सेन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट लाइक दिस। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। ठीक है, चलो बेटा मैं मान लेता हूं यहां पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। या फिर एक काम करो, डू इट लाइक दिस। आप यहां से लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 6। नाउ अगर बेटा हमारे पास अब ऑप्शन है, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन डज नॉट से कि यहाँ पर ये वेज पर है कि डैश पर है। मैंने आपसे कहा था ना, वेज या डैश का मतलब क्या होता है, आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। सिंस यहाँ पर ना ही अबव द प्लेन है ना ही बिलो द प्लेन है, और अगर वो दिया भी होता उसमें भी बेटा कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं थी। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया था, बल्कि ये क्वेश्चन मान लो बेटा ऐसे दिया गया होता, ऐसे दिया गया होता, या अगर ऐसे नहीं दिया गया होता तो बेटा मैं कहता लेट अस सपोज ये ऐसे दिया गया होता। सो इट हार्डली मैटर्स ये ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो। मोनो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑल दीज 3 आर वन केसेस। ठीक, ये तीनों केस एक ही हैं। लेकिन मसला बेटा एक है कि आखिर हम इस CH3 को कहां पर रखें। वी प्लेस, देखो बेटा क्या है, वी प्लेस द substituted group we place the substituted group we place the substituted group always एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। हमेशा बेटा हम इस एक को कहां पर रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन पर। हम किसी भी केस में इसको एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखेंगे। एक्सियल पोजीशन मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, एक्सियल पोजीशन इज नॉट प्रेफर्ड। एक्सियल पोजीशन इज नॉट प्रेफर्ड। एक्सियल पोजीशन इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज, क्यों नहीं प्रेफर्ड है? बिकॉज ऑफ द 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। क्योंकि एक्सियल पोजीशन चाहे आप कोई सी भी रखो, आप इसको नीचे रखो, ऊपर रखो, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे या इधर ऊपर, कहीं से भी बेटा इसको मिलने वाली है 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन। और अगर आपने कहीं उसको वहां पर रख दिया एक्सियल पोजीशन पर, तो इमीडिएटली जो चेयर फॉर्म है वो फ्लिप करेगी और उस एक्सियल को कहां ले आएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इसका मतलब बेटा अगर आपको इसका चेयर फॉर्म बनाना है, आई विल सिंपली पुट इट हियर। ठीक है, आई विल सिंपली पुट इट हियर। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर कहेगा नहीं सर मैंने इसको यहां पर रख दिया, मैंने सर इसको यहां पर रख दिया, कहां पर रख दिया, मैंने सर इसको यहां पर रख दिया, CH3 फॉर्म पर रख दिया। ठीक है सर, ये तो एक्सियल पर आ गया। बेटा इसको यहां से मिलने वाली है ना रिपल्शन, 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन, नॉट यहां से भी बिल्कुल यहां से भी आ सकती हैं 1,3, और बेटा इसको यहां से भी रिपल्शन मिलेंगी।
1 2 3, या फिर बेटा ऐसे 1 2 3, इधर से इसको क्या मिलेंगे, रिपल्शन। इमीडिएटली बेटा ये क्या करेगा, फ्लिप मार लेगा, और फ्लिप मारने के बाद अब चेक करना बेटा मैं फ्लिप करने कैसे दिखा रहा हूं। मैंने बिल्कुल वही मॉलिक्यूल बनाया जो यहां पर बना हुआ है, चेयर फॉर्म के हिसाब से फ्लिपिंग नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी मैंने आपको ये ऐसे दिखा दिया। फ्लिप हुआ है, यस ऑब्वियसली बेटा हुआ है। यहां पर ये एक्चुअल पोजीशन में था, यहां पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन में था, तो यहां से यहां चला गया खुद ब खुद ही। इस रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम होगा बेटा, दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1, दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1। हाँ, अगर आपने पहले ही इक्विलिब्रियम में रखा था और फिर बोल रहे हो कि वो एक्चुअल में जाता, तो बेटा एक्चुअल में जाने का चांसेस तो बहुत कम था ना, तो वहां पर के इक्विलिब्रियम क्या आता, लेस देन 1 आ जाता। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम फ्लिपिंग करने के टाइम पर आ जाएगा, और अगर आपने एक्चुअल पर रखा होगा ऑटोमेटिकली वो कहां आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा, बिकॉज द चेयर फॉर्म विल मेक ए फ्लिप। ठीक है, in order to minimize the 1-3 diaxial repulsions. But if you have already placed the group in the equatorial position, less chances, less flipping of the molecule will happen, because flipping will cause that group to come in the actual position and that will be having repulsions. वहां पर उसको repulsions मिलेंगी, तो इसीलिए उसकी टेंडेंसी नहीं होगी उतनी ज्यादा जाने की कहां पर, एक्चुअल पोजीशन में। तो उस केस में बेटा हम बोलेंगे जो के इक्विलिब्रियम है ये लेस देन 1 आ जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो है बेटा वो यहीं पर खत्म हो गया। इसका सिंपल शॉर्ट रूल बेटा यही है कि जो भी ग्रुप आपने लाया है हाइड्रोजन की जगह, उस ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो, आपका काम हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा ये नहीं है रियलिटी में जो हमें करना है। असल में बेटा हमें क्या करना है, हमें करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मतलब जब डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जब क्या हो जाएगी बेटा, डाई सब्स्टिट्यूशन जब साइक्लोहेक्सेन में हो जाएगी, तो हम उनको कहां कहां पर रख सकते हैं ग्रुप्स को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। ठीक, लेट मी फर्स्ट रब इट ऑफ अ बिट मोर। ठीक है, देखिए बेटा कहां पर बेटा उसमें फिर से आ जाएगा। देखो बेटा हम क्या काम करेंगे, अब हम लिखेंगे दूसरा केस, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड, केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा यहां से आपके पास चीजें जो हैं वो अब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाएंगे, विच आई एम प्रीटी मच श्योर जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। ठीक, देखना बेटा दो चीजें हैं। पहली चीज, जब भी बेटा साइक्लोहेक्सेन में डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी ना, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। देखो बेटा क्या है, हियर वी नीड टू कंसिडर geometrical isomerism as well. Here we need to consider geometrical isomerism as well. ठीक है, geometrical isomerism as well. अब बेटा इसको आपको समझना है, तब जाकर बेटा आपको ये काम करना है। देखो बेटा हम केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, उस केमिकल बॉन्डिंग में हमने थोड़ा एक आइडिया लिया था सिस ट्रांस का। किसका लिया था, सिस ट्रांस का। और फिर हमने देखा था कि जो दो टर्मिनल एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, हिंड्रेंस अगेंस्ट रोटेशन। क्या होनी चाहिए, हिंड्रेंस अगेंस्ट रोटेशन। और दोनों टर्मिनल्स पर लगे हुए दो दो ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, हालांकि आपस में वो एक जैसे भी हो सकते हैं। क्या मतलब सर, बेटा मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कहता हूं, अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग आपको थोड़ा सा याद होगा, तो इन दो को हम कहते हैं टर्मिनल ग्रुप्स। दोनों टर्मिनल ग्रुप्स के बीच में क्या है बेटा, पाई बॉन्ड, यानी कि एक हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस अगेंस्ट द रोटेशन। यहां पर अब जो दो ग्रुप्स आएंगे, लेट अस सपोज बेटा ए बी, क्या ये दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल है डिफरेंट। यहां पर भी बेटा हमारे पास अगर ए बी आएगा ना, हम कहेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो वही मैं आपसे कह रहा था, बोथ द टर्मिनल शुड हैव टू डिफरेंट एटम्स, ऑल्दो बोथ द डिफरेंट एटम्स कैन बी सिमिलर। ठीक है ना, मतलब दोनों टर्मिनल्स पर लगे हुए ग्रुप्स जो है ना बेटा, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। हालांकि दोनों टर्मिनल्स के जो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं आपस में वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, जैसे यहां पर। ठीक, so all about this geometrical isomerism is that we need hindrance. geometrical isomerism के लिए हमें क्या चाहिए, hindrance चाहिए। ठीक है, अब बेटा मैंने आपसे वहां पर भी कहा था कि hindrance का मतलब सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं है बेटा, hindrance का मतलब सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं है। कभी कभी आप देखोगे hindrance SIR की वजह से भी आएगी, जो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। कभी कभी हम देखेंगे बेटा यही hindrance रिंग की वजह से भी आ जाती है, और साइक्लोहेक्सेन में तो बेटा आएगा ही आएगा। देखिए बेटा कैसे, सबसे पहले बेटा मान लो आपको कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है,
यहां पर बेटा आपको लिखा गया है CH3 और यहां पर लिखा गया है बेटा आपको CH3. फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन गिवन टू यू. नाउ हैव अ लुक बेटा कि आप इस कार्बन को और इस कार्बन को दो टर्मिनल्स मान लीजिए. इनके बीच में हिंड्रेंस कहां है सर? बेटा ये रही हिंड्रेंस. ठीक है. अब बेटा यहां पर क्या लगा हुआ है इस कार्बन पर? सर दो ग्रुप्स तो है ही नहीं. क्यों नहीं है बेटा? एक इस पर यहां पर क्या लगा हुआ है? CH3. दूसरा बेटा इस पर लगा हुआ है ना हाइड्रोजन. और बेटा इस पर CH3 तो इस पर भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन. तो दोनों टर्मिनल्स पर लगे हुए दोनों अलग अलग ग्रुप्स आपस में सेम में है. विल दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 100% बेटा दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. अगर बेटा आप इस साइक्लोहेक्सेन को बोर्ड पर मानोगे, इफ यू कंसीडर द साइक्लोहेक्सेन टू बी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, तो बेटा ये CH3 कहां है? ये CH3 या तो बोर्ड के बाहर है या तो बोर्ड के अंदर है. तो अगर आपने CH3 को बोर्ड के बाहर मान लिया बेटा, तो हाइड्रोजन अंदर जा रहा होगा. एग्जैक्टली बेटा वही यहां से भी हो रहा होगा. मेरा मतलब बेटा ये है कि आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो. यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है. ये ऐसे भी हो सकता है बेटा. तो अगर ये वेज पर यहां पर कौन है? CH3. तो बेटा डैश पर जरूर यहां पर कौन होगा? हाइड्रोजन. डैश पर बेटा यहां पर CH3 है, तो बेटा वेज पर कौन होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा. क्लियर? ये बात समझ रहे हो? ठीक. अब बेटा उल्टा भी हो सकता था. इसका मतलब बेटा ये भी. ठीक है. इसका मतलब बेटा ये भी होता है कि अगर यहां पर डैश पर होता CH3 तो वेज पर होता बेटा हाइड्रोजन. ठीक है. डैश पर ही रहता बेटा CH3 तो वेज पर आ जाता हाइड्रोजन. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों CH3 जो है वो इस वक्त एक ही साइड में है, चाहे आप उनको बोर्ड के अंदर मानो या बोर्ड से बाहर आता हुआ मानो. ठीक है. या अगर आप ऐसे भी देखोगे बेटा, ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली आइडेंटिकल है बेटा. क्या मतलब सर? ये देखो बेटा. ठीक है. यहां पर बेटा हाइड्रोजन डैश पर आएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन डैश पर आ जाएगा. तो इन दोनों का मतलब क्या है बेटा? इन दोनों का मतलब ये है कि क्या है मतलब? इन दोनों का मतलब बेटा ये है कि दोनों CH3 एक ही साइड में है. यहां पर बेटा एक CH3 ऊपर है तो एक CH3 नीचे. उल्टा बोलो, ये CH3 ऊपर तो वो CH3 नीचे. मतलब ये CH3 अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है तो ये वाला CH3 आ रहा है ना बोर्ड के बाहर. सो अंदर जाने वाले को हम कहेंगे डाउन, ऊपर आने वाले को बेटा हम कहेंगे अप. जो बेटा हमने कहा था एक्चुअली अप, इक्वेटोरियली डाउन, वही चीजें यहां पर भी है. यहां पर बेटा आप दोनों CH3 को चेक करो, दोनों डैश पर हैं, तो या तो ये दोनों डाउन ही है या तो ये दोनों अप ही हैं. यहां पर भी बेटा दोनों CH3 एक ही साइड से हैं, या तो ये दोनों अप ही हैं या तो ये दोनों डाउन ही हैं. ठीक है. क्लियर है? लेकिन बेटा अगर आप यहां पर चेक करोगे तो मुझे CH3 के साथ ये नहीं बताया गया है कि कौन से किस्म का बॉन्ड है. क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है या फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है? क्या ये केस ये वाला है कि ये केस जो है वो ये दो वाले हैं? ठीक है. अब समझना बेटा, इसको अच्छे से समझना है. आप जरा बेटा चेक करो, यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा मैंने आपसे कहा है ना, आप एक मॉलिक्यूल को पलट कर भी देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट भी कर सकते हो. सबसे पहले देखिए बेटा क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल को बेटा आप पूरे बोर्ड के ही प्लेन में ऐसे घुमा दो. ठीक है. और फिर जैसे इधर पहुंचे ना, अब इसको ऐसे कर दो. आप देखोगे ये और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन जाएंगे. एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन जाएंगे. लेट मी रिपीट. बेटा आप इस मॉलिक्यूल को क्या करो, रोटेट कर दो. इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दो. चलिए मैं आपके लिए बना देता हूं. मतलब क्या सर? बेटा हमने इसको 180 डिग्री बोर्ड के प्लेन में ही रोटेट किया, बोर्ड के प्लेन में ही, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बोर्ड के प्लेन में ही रोटेट किया है. तो बेटा ये उठकर यहां आ जाएगा. ठीक है. यहां से बेटा हाइड्रोजन बन जाएगा. बेटा ये उठकर यहां आ जाएगा, यहां से बेटा हाइड्रोजन आएगा. अब क्या करना है, इसको बोर्ड के प्लेन से उठाओ और ऐसे कर दो. इसको बोर्ड के प्लेन से उठाओ तो ऐसे कर दो. तो देखो बेटा ये क्या बन जाएगा. इमीडिएटली बेटा यू विल फाइंड कि ये दोनों वापस यहां, लेकिन अब चले जाएंगे बेटा ये दो नीचे. तो नीचे वाले के लिए तो हमें डैश पर दिखाना है, और दोनों हाइड्रोजन बेटा कहां आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे. देखो बेटा ये और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. ठीक है. तो दोनों CH3 क्या एक ही साइड में है कि दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शंस में है, वो इस स्ट्रक्चर से पता नहीं लग रहा है. लेकिन अगर आप चेक करोगे बेटा इन दोनों को दोनों CH3 एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. आइदर बोथ ऑफ दीज आर डाउन डाउन और बोथ ऑफ दीज आर अप अप. तो अगर हम कहेंगे बेटा फॉर अ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, for a disubstituted cyclohexane, for a disubstituted cyclohexane. देखिए बेटा क्या होता है disubstituted cyclohexane. For a disubstituted cyclohexane, if both the groups
are up, or beta they are down. If they are both up or down, then this isomer is known as cis isomer. इस आइसोमर को बेटा क्या कहेंगे? सिस आइसोमर. एंड if the isomer is such that one is up, one group is up and other group is down, then it is known as trans isomer. ये समझ गए बेटा? तो इसका मतलब ये क्या बनाया है बेटा? दिस इज ट्रांस आइसोमर. इसको क्या बोला है बेटा? दिस इज सिस आइसोमर. ठीक है, ये बेटा सिस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर, क्योंकि दोनों CH3 कहाँ है? या तो बेटा अप या तो डाउन. डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन ने कन्वेंशन क्या लिया है, कि क्या ये डैश वाला अप है कि डैश वाला डाउन है. ठीक है, लेकिन दोनों केसों में ये बनेगा सिस और ये वाला बनेगा ट्रांस. लेकिन इस केस में बेटा हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें डिसाइड करना होगा कि आखिर हम कौन सा बनाएंगे. ठीक है, अब जब बेटा ये आपने बना लिया, यू हैव डन दिस, यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क हियर, तो अब हम क्यों ना कुछ और चीजें देखें. देखिए बेटा, हमसे क्वेश्चन कुछ ऐसे कहेगा, ड्रा द मोस्ट स्टेबल चीयर फॉर्म. ठीक है, क्या कहेगा? ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चीयर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, देखो बेटा, हम हर एक केस को एनालाइज करेंगे. पहले हम 1-2 डाई सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, फिर हम 1-3 को देखेंगे, फिर हम 1-4 को. 1-5 को नहीं बोलना क्योंकि वो 1-3 ही है. ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे बात, हमें क्वेश्चन कह रहा है सिस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन. सिस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन. और दूसरा वो कह रहा है कि आप बनाओ ट्रांस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, इन दोनों का आप मोस्ट स्टेबल चीयर फॉर्म बनाओ. तो बेटा कोई मसला नहीं है, लेट स्टार्ट ड्राइंग इट. जैसे बेटा हमारे पास ये चीयर फॉर्म है. ठीक है, ठीक, ये भी बेटा एक चीयर फॉर्म है. लेट मी नेम दिस बेटा एज 1, लेट मी नेम दिस एज 2, लेट मी नेम दिस एज 3, 4, 5, 6. अब बेटा यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सबसे पहले बेटा आप चेक कीजिए, 1,2 डाइमीथाइल मतलब बेटा कंसेक्यूटिव सब्स्टिट्यूशन हुई है. अगर बेटा मैं इसको 1 पकड़ लूं तो मुझे पता है क्योंकि डाइमीथाइल है बेटा, डाइमीथाइल. मेरी हमेशा बेटा आदत है, मैंने आपसे पिछले टॉपिक में भी कहा था कि हम ग्रुप को हमेशा कहां पर रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि इक्वेटोरियल पर बेटा उसको रिपल्शंस नहीं आएंगी. तो क्यों ना 1-2 पर 1 पर जो मिथाइल है मैं उसको इक्वेटोरियल पोजीशन में रख दूं. आई केप्ट इट हियर बेटा CH3. ठीक है, अब बेटा यहां से मैं आपसे कहूंगा दूसरे पर भी आपको क्या रखना है? यू हैव केप्ट इट एट इक्वेटोरियली अप. और रिमेंबर बेटा, सिस का मतलब होता है या तो अप रखो या तो डाउन रखो, या तो अप रखो या तो डाउन रखो. तो बेटा आपने यहां पर क्या रखा है? अप. ठीक, तो बेटा इमीडिएटली आपको यहां से बनाना पड़ेगा ये भी अप. तो ये देखो, ये भी अप. दिस बिकम्स बेटा क्या? सिस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन. क्लियर? अब बेटा जरा ट्रांस की बात करेंगे. ट्रांस पर बात करेंगे तो आई विल डेफिनेटली पुट इट हियर CH3. 2 पर बेटा मैं इसको नीचे रखूंगा. देखो बेटा, ये आ गया अप, ये आ गया डाउन. सो दिस इज ट्रांस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन. अब बेटा मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों में कौन मोर स्टेबल? डेफिनेटली बेटा ट्रांस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन. आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो, ये CH3 दोनों के दोनों है ना इक्वेटोरियल पोजीशन में. मतलब बोथ ऑफ दीज आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग. जस्ट हैव अ लुक हियर. ये कहाँ है बेटा? एक्शियल पोजीशन पर. तो इसको तो 1-3 डायएक्शियल रिपल्शंस मिलेंगी. लेकिन ये वाला कहाँ है? इक्वेटोरियल पर. इसको कोई रिपल्शन नहीं मिलने वाली. मतलब बेटा ये वाला जो है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन. मेरी बात आ रही है समझ में? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये आपको बेटा समझना है. अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो फ्लिप मारेगा ना सर, क्योंकि ये तो एक्शन में है. ठीक है बेटा, ये फ्लिप मारेगा, अब ये एक्शन में चला जाएगा. बिकॉज फ्लिपिंग से होता क्या है बेटा? इक्वेटोरियल एक्शन में, एक्शन इक्वेटोरियल में. तो बेटा ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा एक्शन में. ये कहाँ चला जाएगा? इक्वेटोरियल में. बेटा ये तो फिर से वही वापस बात बन गई. लेकिन ट्रांस में अगर करोगे, इसमें तो फ्लिप मारने का चांस ही नहीं आएगा बेटा. क्योंकि अगर इसने फ्लिप मार लिया बेटा, अगर आपने इसका फ्लिप्ड फॉर्म बना दिया, डेफिनेटली बेटा ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? एक्शन में. और बेटा अगर आप चेक करोगे, इसका के इक्विलिब्रियम जो होगा वो <1 आ जाएगा, अगर आपने इसका फ्लिप्ड फॉर्म बना दिया. ठीक है, लेकिन बेटा इस केस में अगर आप चेक करोगे, इसका के इक्विलिब्रियम वो 1 के ही बराबर होगा.
क्योंकि बेटा इसके दोनों फॉर्म्स क्या है, एक जैसे ही हैं। सिस के दोनों फॉर्म्स एक जैसे ही हैं, तो इसका के इक्विलिब्रियम तो 1 आएगा। इसका फ्लिप्ड फॉर्म जो दूसरा वाला है हाईली अनस्टेबल, तो ये तो स्टेबल है, तो कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम बेटा लेस देन 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर ना। अब बेटा आपको उसने दे दिया कि आप सिर्फ, या फिर मैं ये भी नहीं लिखूं क्योंकि डायग्राम हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब चेक करना, उसने बेटा आपको, मैंने फिर से बना दी, उसने आपको सीधे बोला ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ 1,2-dimethyl cyclohexane, 1,2-dimethyl cyclohexane। अच्छा, लेकिन सर अब तो इस क्वेश्चन में एक फर्क आ गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 वंस। क्या बेटा वो फर्क है? वो फर्क ये है बेटा, ये सिर्फ हमसे कह रहा है कि आप 1,2-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाइए। बेटा ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि क्या आपको सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है। तो अब बेटा आपको कंसेप्ट आ जाएगा एग्जाम में कि अगर इसने मुझसे पूछा है मोस्ट स्टेबल, तो मैं तो ट्रांस वाला बना दूंगा डेफिनेटली। बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर ट्रांसफॉर्म विल बी ड्रॉन, हियर ट्रांसफॉर्म विल बी drawn as the most stable, as the most stable conformer, as the most stable conformer of 1,2-dimethyl cyclohexane। बेटा समझ में आई मेरी बात? So this is again a very 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 important concept। क्लियर? तो बेटा इन चीजों का आपको ध्यान में एग्जाम में रखना होता है, ठीक। अब बेटा वो हमसे कहता है कि आप क्या काम करो, ड्रॉ, आप किसको ड्रॉ करना है, 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मैं कहता हूं पहले इसको सिस, फिर बेटा यहां से मैं आपसे कहता हूं ड्रॉ ट्रांस 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सिस का भी बनाओ और ट्रांस का भी बनाओ। तो चलो बेटा लेट अस स्टार्ट ड्राइंग इट। अगर हमें 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो देखो बेटा मैं कैसे इसको बनाने वाला हूं, लाइक दिस एंड देन बेटा लाइक दिस, ऐसे हम करते हैं, ठीक। अब बेटा नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहां से भी 1 2 3 4 5 और बेटा ये 6, ठीक है। अब बेटा जरा और अच्छे से चेक करते हैं, लेट अस चेक इट मोर नाइसली। देखो बेटा कैसे, 1 3 बेटा मतलब ये रहा बेटा मेरे पास 1 और बेटा ये रहा मेरे पास 3, ठीक है। मुझे बनाना है सिस का मतलब बेटा या तो अप बनाइए या तो डाउन डाउन बनाइए, ठीक है। अब चेक करो बेटा डाउन डाउन अगर आपने बना दिया, इफ यू मेक डाउन डाउन सिस 1 3, तो बेटा एक यहां पर रखोगे और यहां पर रखोगे, बेटा इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। क्यों? बिकॉज बेटा बोथ द 2 मिथाइल ग्रुप्स यू हैव ब्रॉट इन एक्शियल पोजीशन, और एक्शियल पोजीशन में क्या हो जाएगा बेटा, हाई रिपल्शंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इमीडिएटली बेटा फ्लिप मारेगा, और अगर फ्लिप करेगा बेटा ये एक्शियल वाला बेटा यहां पहुंच जाएगा इक्वेटोरियल में, और बेटा यहां का एक्शियल भी पहुंच जाएगा कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन में। सो बेटा दिस इज सिस 1,3-dimethyl cyclohexane where both the methyl groups have come in equatorial position, and that's a very 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 good case, that's a very stable form। लेकिन अगर ट्रांस की बात करें बेटा तो आपको एक को तो अप पर रखना होगा, दूसरे को डाउन पर रखना होगा, मतलब बेटा यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि आप दोनों को इक्वेटोरियल पर ला सकते हो। डेफिनेटली बेटा यहाँ पर अगर आप CH3 रख रहे हो तो दूसरा CH3 ऐसे आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाओ। रिमेंबर बेटा यू विल ऑलवेज ड्रॉ द सिस फॉर्म। 1 2 में क्या था, ट्रांसफॉर्म, 1 3 में क्या है, सिस फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल। आई होप क्लियर। बेटा अगर मैं इसको बोलूंगा यहां पर आपके लिए के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर बेटा अगर मैं आपको बोलूंगा के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आ जाएगा। अब ये क्यों इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि बेटा अगर इसने फ्लिप भी कर लिया ना तो ये वाला पहुंच जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये वाला पहुंच जाएगा एक्शियल में, मतलब बेटा जैसे का तैसा ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 है। यहां पर बेटा अगर करोगे चेक तो ये भी पहुंच जाएगा एक्शियल में, ये भी पहुंच जाएगा एक्शियल में, हाईली अनस्टेबल, तो के इक्विलिब्रियम बेटा क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। सो नाउ द 2 केसेस दैट वी हैव डन फॉर साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर होगा तो बेटा हमने देखा सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस फॉर्म। हालांकि बेटा ऑल्दो हम हमेशा पढ़ते हैं कि सिस इज लेस स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल, लेकिन यहां पर बेटा अच्छे से सोच समझ कर हमें आंसर देने हैं।
ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 भी, ये हो गया हमारे पास 1 3 भी। नाउ वी विल जंप स्ट्रेट टू 1 4। 1 4 बेटा जरा आप खुद ट्राई करें। 1 4 में अगर आप खुद ट्राई करेंगे, ऑनेस्टली आप बेटा ट्राई कीजिए उसको, वीडियो को थोड़ा सा चाहे तो यहाँ पर पॉज कर लीजिए और 1 4 को खुद सोचिए कि 1 4 में ट्रांस वाला मोर स्टेबल बनेगा कि सिस वाला मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, सो अगर बेटा मुझे कभी ऐसे साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बेटा CH3, बेटा यहाँ से भी CH3। अब इस बॉन्ड से हमें नहीं पता चल रहा है बेटा ये सिस की बात कर रहा है या ट्रांस की बात कर रहा है, तो बेटा चलिए दोनों बना लेते हैं। अगर मैं सिस मान लेता हूँ इसको, और बेटा अगर मैं इसको ट्रांस मान लेता हूँ, ठीक है, आई विल डू फॉर बोथ। तो लेट अस ड्रॉ बेटा। तो बेटा ये हमने कर लिया, ठीक है। अब बेटा जरा इसको देख ले, ठीक है, ठीक, लेट अस नेम दिस बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो बेटा सिस बनाना है। सिस का मतलब बेटा या तो अप रखो या तो डाउन डाउन रखो। 1 4 पर बेटा ये रहा आपका 1, ये रहा बेटा आपका 4। अगर आपने अप रख दिया मतलब बेटा इसको रखा CH3 पर, और बेटा अप मतलब बेटा ये रहेगा आपके पास CH3 पर, अप और अप। अगर डाउन डाउन रखा तो बेटा यहाँ एक्चुअली डाउन आएगा, यहाँ इक्वेटोरियली डाउन आएगा, मतलब बेटा इसका जो फ्लिप्ड फॉर्म होगा तो उन दोनों का जो के इक्विलिब्रियम होगा वो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर चेक करोगे बेटा ट्रांस में, तो बेटा यहाँ पर आप रखना चाहते हो ना अप, और यहाँ पर रखना चाहते हो ना बेटा डाउन, तो ये रहा बेटा CH3, बेटा ये रहा आपके पास CH3। यहाँ का बेटा जो के इक्विलिब्रियम अगर आपने फ्लिप्ड फॉर्म इसका बनाया, दैट विल बी लेस देन 1। देयरफॉर बेटा हमने क्या सीखा, अगर 1 4 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो उसका जो ट्रांस फॉर्म है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, फॉर 1 4 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, फॉर 1 4 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन किससे बेटा, इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। तो अब हमने बेटा ये सीख लिया कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होगा तो बेटा अगर 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो बेटा कौन सा ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, 1 3 है बेटा सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, 1 4 है बेटा अगेन ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। बट डोंट से बेटा 1 5 सर अगर होगा, सर अगर 1 6 होगा, नहीं 1 6 तो सेम है बेटा 1 2 जैसा, 1 5 तो सेम है बेटा 1 3 जैसा, ठीक है। तो ये 3 केसेस बेटा हमारे पास थे। आई होप तीनों केसेस को आपको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए अब ये हो गया बेटा हमारे पास, चलो कि ना कुछ क्वेश्चंस कर लें एंड देन फ्रॉम दोज क्वेश्चंस वी विल मूव फॉरवर्ड कि आखिर और किस किस किस्म के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक। ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड दिस बट स्टिल देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी बेटा हमारे पास होंगे, ठीक। जैसे बेटा आपको कहा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ठीक है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ, draw the most stable conformer of किसका बेटा, इसका, लेकिन ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए इसको बेटा आपको दिया गया है CH3, ठीक है, यहां पर भी बेटा आपको दिया गया है C2H5, ठीक है, और बेटा यहां पर आपको वेज दिया गया है, क्या दिया गया है, वेज पर दिया गया है CH3, ठीक। अब बेटा आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि क्या ये वेज अप रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन में खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो। लेट अस सिलेक्ट बेटा क्या, कि ये जो डैश है, लेट दिस डैश बी डाउन, लेट दिस डैश बी डाउन, ऑटोमेटिकली बेटा जो ये वेज है ना ये क्या बन जाएगा, ये अप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अप बन जाएगा। तो क्यों ना बेटा इसका चेयर फॉर्म बनाया जाए, और अगर मैंने इसका चेयर फॉर्म बेटा बना दिया ऐसे, ठीक। अब इसको कहां पर मान लो बेटा, डेफिनेटली आपको यहां पर 1 पर मानोगे, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर। तो मैं बेटा इसको 1 मानता हूं, बेटा इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो सब्स्टिट्यूशन कहां कहां पर हुई है बेटा, 1 पर हुई है, 3 पर हुई है और 5 पर हुई है। अच्छा 1 का मतलब डाउन, 1 का मतलब अगर आपने वेज डैश का मतलब क्या मान लिया बेटा, डैश का मतलब अगर आपने डाउन मान लिया, मतलब बेटा आपको क्या करना है, यहां पर जोड़ना है इथाइल, ठीक है। 3 पर बेटा आपके पास फिर से डाउन ही है, तो मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। और 5 पर बेटा आपके पास अप है, तो बेटा यहाँ पर अप का मतलब यहाँ पर आपने मिथाइल रखा हुआ है, क्लियर। अब बेटा जब आपने ये फॉर्म बना दिया और आपने ये वाला कन्वेंशन सेलेक्ट किया,
सर क्या ये ठीक आंसर है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी ठीक आंसर नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द मोस्ट स्टेबल वन। आपको तो मोस्ट स्टेबल बनाना है। मोस्ट स्टेबल का मतलब बेटा वो वाला बनाना कि जहां पर फिर से फ्लिपिंग अप के चांसेस अब कम हो जाए। तो क्या सर हम कन्वेंशन चेंज कर दें? बेटा अगर कन्वेंशन चेंज करोगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आपने यही कन्वेंशन लिया ना, कोई बात नहीं, इमीडिएटली बेटा आप कहोगे सर ये फ्लिप मारेगा। क्या करेगा? सर ये फ्लिप करेगा। और फ्लिप करने का तरीका बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर इसने चेंज नहीं किया, अगर इसने चेंज नहीं किया शेयर फॉर्म को, तो कोई बात नहीं, बस जो एक्शन में है आप उसको बेटा इक्वेटोरियल में बना दो, हो गया। बेटा ये कहाँ है? एक्शन में। बेटा कोई मसला नहीं है, आप इसको इक्वेटोरियल में बनाओ। ये कहाँ है? इक्वेटोरियल में, मेक इट एट एक्शन। लो बेटा, आपके पास मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बन गई। दिस इज द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। क्लियर? हाँ, अगर आपने डायरेक्टली यही बना लिया होता तब तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब वो इधर नहीं जाता। इस रिएक्शन के लिए बेटा मैं बोलूंगा के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये फॉर्म तो इमीडिएटली चला जाएगा उस पे। और के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? फ्लिप्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। फ्लिप्ड फॉर्म ज्यादा होता, ये कम होता, डेफिनेटली बेटा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा, अब हमें दिया गया है नेक्स्ट वन। हमें कौन सा दिया गया है? अच्छा, ये हमने कर लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास ऐसे है, देखो क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अगर हमारे पास ऐसे दिया गया है, यहां पर बेटा फ्लोरीन, ठीक है, इसका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया गया है और यहां पर लिखा गया है इसका फ्लिप्ड फॉर्म, ठीक है, इसका फ्लिप्ड फॉर्म। ठीक, दूसरा बेटा जो आपको दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहां पर लिखा गया है क्लोरीन, तो बेटा यहां पर आप देखोगे यहां पर K2, और बेटा यहां पर भी आपको दिया गया है फ्लिप्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं फ्लिप्ड फॉर्म को बेटा क्या लिखूंगा? FF लिखूंगा, ठीक है। अगर तीसरा दिया गया है बेटा, इफ यू हैव बीन गिवन द थर्ड वन बेटा अगर आपको दिया गया है, तो मैं थर्ड वन को दिया गया है बेटा ऐसे ब्रोमीन, यहां से बेटा दिया गया है उसका K3, और ये लिखा गया है फ्लिप्ड फॉर्म। और चौथा बेटा जो आपको दिया गया है दैट हैज बीन गिवन टू यू एज, यहाँ पर रखा गया है आयोडीन, यहाँ पर बेटा रखा गया है K4, और यहाँ पर फ्लिप्ड फॉर्म। अब बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपेयर K1, K2, K3 एंड K4, तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ कंपेयर K1, K2, K3, K4, ठीक है, इसको कंपेयर करो। इज इट विजिबल? यस, इट इज क्लियरली विजिबल। सो क्वेश्चन सेज कंपेयर द 4, इन चारों के इक्विलिब्रियम्स को कंसीडर करो और कंपेयर भी करो। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि इन चारों के लिए जो के इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इनका K1, K2, K3, K4 जो होगा बेटा, वो सब के सब 1 से तो बड़े ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे हमने कहाँ रखे हैं बेटा? वी ऑल हैव केप्ट देम एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, वी हैव केप्ट देम एट, सॉरी नॉट इक्वेटोरियल, एक्सियल पोजीशन। तो डेफिनेटली बेटा ये इमीडिएटली चारों के चारों फ्लिप करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। क्लियर? नाउ अब मसला बेटा ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि ज्यादा फ्लिप कौन करेगा, क्योंकि जो ज्यादा फ्लिप करेगा बेटा डेफिनेटली बेटा उसी का क्या आ जाएगा? उसी का के इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा आएगा। अब बेटा यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो बेटा ये है फर्स्ट कार्बन, इसी को मान लेते हैं, लेट अस टेक दिस फर्स्ट कार्बन, लेट अस टेक दिस फर्स्ट कार्बन, लेट अस टेक दिस बेटा फर्स्ट कार्बन। ठीक, चेक करो बेटा, इसको 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस आने वाली है, मतलब बेटा यहाँ से। क्लियर? अब बेटा इसको यहाँ से भी आने वाली है, ठीक है सर। बेटा इसको भी यही होने वाला है, इसको भी बेटा यही होने वाला है, इसको भी बेटा यही होने वाला है, इसको भी यही होने वाला है, इसको भी बेटा यही होने वाला है, और इसको भी यही होने वाला है, ठीक है। तो बेटा इमीडिएटली आप बोलोगे सर देखिए इन सब का साइज बड़ा है, तो जिस ग्रुप का साइज ज्यादा बल्कियर होगा तो उसकी फ्लिप होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो बेटा सब लोग आंसर देंगे कि K4 सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय K3, फॉलोड बाय K2, फॉलोड बाय K1, और यहीं पर बेटा सबका गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों ऐसा? देखो बेटा असल में जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो आपका एक्चुअल ऑर्डर है, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर ऊपर जो आपने लिखा दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ये तो बेटा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, लेकिन इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है बेटा? सबसे ज्यादा फ्लिपिंग होगी बेटा K2 की, ठीक है, K2 की सबसे ज्यादा फ्लिपिंग होगी, उसके बाद बेटा होगी K3 की फ्लिपिंग, उसके बाद बेटा होगी K4 की फ्लिपिंग, लास्ट में बेटा बिल्कुल आ जाएगा किसकी? K1 की फ्लिपिंग, ठीक है। अब ये ऑर्डर कैसे आ गया? अरे पहले तो ये फ्लिप करेगा क्लोरीन, क्लोरीन तो छोटे साइज का है, लेकिन बेटा इसका ये छोटे साइज का होना ही इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मतलब सर?
देखो बेटा बात इसकी ये है कि अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे कि 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस का मतलब इस कार्बन पर यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो इधर पर ही है बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का है। फिर बेटा अगर आप सोचोगे यहीं पर है बेटा आपके पास कार्बन, कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, अब कौन है? क्लोरीन। सो क्लोरीन इज बिट बिगर। तो देखो बेटा ये, लेकिन अगर आप अगले में चेक करोगे बेटा, ये है आपके पास फिर से वही हाइड्रोजन, लेकिन ब्रोमीन कहाँ है बेटा? ब्रोमीन ऊपर है, ठीक है। और बेटा उसके बाद यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ कहीं पर है बेटा आयोडीन। नाउ सी दिस बेटा, ये दोनों केसेस में रिपल्शंस काहे की बेटा? क्योंकि ये आयोडीन तो बहुत ऊपर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन भी बहुत ऊपर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, फ्लोरीन बहुत छोटा है बेटा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन बेटा ऑलमोस्ट दोनों चीजें इसको फेवर कर रही हैं। एक तो ये हाइड्रोजन के नजदीक भी है और ये थोड़े बड़े साइज का भी है। सो मोर चांसेस ऑफ रिपल्शन विल बी इन क्लोरीन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे क्लोरीन being moderate in size, being moderate in size will experience significant 1,3 diaxial repulsions, will experience significant 1,3 diaxial repulsions, 1,3 diaxial repulsions, hence very high chances of getting flipped, ठीक है। तो इसमें फ्लिप्ड बेटा ज्यादा हो जाएगा, तो देयरफॉर बेटा ये K2 कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले। अब बेटा देखो ब्रोमीन और आयोडीन में भी अब किसके चांसेस ज्यादा है? ब्रोमीन, इसीलिए बेटा हमने K3 लिखा, फिर बेटा थोड़ा बहुत आएगा आयोडीन और लास्ट में आ जाएगा फ्लोरीन। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर बेटा आपको बहुत केयरफुल रहना है और मुझे ये बताना है कि क्या आपको ये वाकई में ही समझ में आई ये एक्सप्लेनेशन कैसी है, ठीक। सो इफ यू गॉट दिस एक्सप्लेनेशन, आई होप आगे के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाओगे इसमें, ठीक है। चलिए बेटा, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि आयोडीन का साइज बेटा बहुत बड़ा है, तो वो हाइड्रोजन के अपोजिट नहीं है, डाइएक्सियल रिपल्शंस में वो हाइड्रोजन के सामने नहीं है। मतलब बेटा आप ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रोजन ग्राउंड फ्लोर में है और आयोडीन कहाँ है? थर्ड फ्लोर में। तो कहाँ से बेटा रिपल्शंस आएंगी? तो वहां पर उतनी ज्यादा मजबूरी नहीं होगी, किसके लिए? फ्लिप करने के लिए। क्लियर, ठीक। चलिए बेटा अब देखो हमें आगे भी कुछ करना है। क्वेश्चन क्या रहा है बेटा? आप क्या काम करो, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ, किस किस का बेटा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको बनाना है? आपको इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। यहां से बेटा क्लोरीन, यहां से बेटा आयोडीन। अच्छा सर ये तो सिस जैसा लग रहा है। बिल्कुल बेटा ये सिस जैसा लग रहा है, ठीक है। अब सर या तो ये तो दोनों ही, या तो अप मान लो या तो दोनों को डाउन मान लो। यहां पर बेटा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं इन दोनों को क्या मान लो? डाउन मान लो, ठीक है। चलिए सर इसकी चेयर फॉर्म बनाइए। ये लो बेटा हमने इसकी चेयर फॉर्म बना दी, क्लियर। अब बेटा आपको 1 2 इसको मान लो बेटा 1, इसको मान लो 2। यहां पर मैं मान रहा हूं 1, यहां पर बेटा मैं मान रहा हूं 2। अब अच्छा चीज तो यही होता बेटा, सब लोग यही कहेंगे कि आयोडीन को रखो इक्वेटोरियल पर, हो गया अप, सॉरी डाउन रखना है, सॉरी डाउन। और बेटा इसको भी क्या रखना है? डाउन। तो इसको रखो इधर पर। क्या ये मोस्ट स्टेबल है? कि ये मोस्ट स्टेबल है? डाउन डाउन रखना है ना, कि ये मोस्ट स्टेबल है? नहीं बेटा ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। क्यों? बिकॉज बेटा आयोडीन कैन बी केप्ट इन द एक्सियल पोजीशन बट क्लोरीन कैन नॉट बी केप्ट इन द एक्सियल पोजीशन। अभी हमने लिखा था क्लोरीन को बहुत ज्यादा रिपल्शंस मिल जाती हैं, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस, तो क्लोरीन इमीडिएटली फ्लिप कर लेगा बेटा और इमीडिएटली ये पहुंच जाएगा कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन में। अगर आपने इसको ये वाला बना दिया, तो अगर बेटा मैं कहूंगा ना ये ऐसे है, ये ऐसे, ये इसका फ्लिप्ड फॉर्म है, डेफिनेटली बेटा K इक्विलिब्रियम लेस देन 1, क्योंकि ये वाला मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज वी कैन कीप दिस आयोडीन इन द एक्सियल पोजीशन। यहां पर मैं लिख रहा हूं आयोडीन कैन बी केप्ट, आयोडीन कैन बी केप्ट इन द एक्सियल पोजीशन। आप एक्सियल पोजीशन में आयोडीन को रख सकते हो बिकॉज इट डज नॉट एक्सपीरियंस, because it does not experience much repulsions। क्योंकि इसमें बेटा ज्यादा रिपल्शंस नहीं आती हैं, तो आप आयोडीन को बर्दाश्त करने के लिए यहां पर भी रख सकते हो। अब बेटा देखो अगर यही सर चीज हमें ऐसे आ जाती सर,
कैसे बेटा? सर अगर हमें यही चीज़ ऐसे आ जाती और यही चीज़ सर ऐसे आ जाती। अब तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ये तो ट्रांस है बेटा, तो चलो बनाते हैं इसको। आपको डाउन ही रखना है ना बेटा, मान लो इसको डाउन, इसको मान लो बेटा आप, तो ये तो और अच्छी बात है, आयोडीन और बेटा ये क्लोरीन, लो सर इसका बन गया। और बेटा अब आप नहीं कहोगे सर आपने तो कहा था कि आयोडीन को एक्शल में रखते हैं, यहाँ तो आपने इक्वेटोरियल में रख दिया। बेटा कोई बात नहीं है, आयोडीन को इक्वेटोरियल पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है डाउन। इसका मतलब क्या है बेटा, अप। तो बेटा मैंने इसको इक्वेटोरियली अप रख दिया ना, ठीक। और इसको क्या मान लिया, डाउन मान लिया, तो इक्वेटोरियली डाउन रख दिया। तो बेटा ये तो ट्रांस है, और ट्रांस 1,2 ही तो होता है ना, 1,2 डाइमिथाइल में तो 1,2 डाइमिथाइल नहीं, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट में तो ट्रांस वाला ही मोर स्टेबल है। तो देख लो बेटा दोनों के दोनों। सर लेकिन यहाँ पर तो आयोडीन एक्शल में आ गया। अरे बेटा आयोडीन एक्शल में स्टेबल रहता है, लेकिन अगर कोई सूरत ऐसी बन रही है कि जहां पर आयोडीन भी क्लोरीन के साथ इक्वेटोरियल में आ रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, ये तो और अच्छी बात है। वही बेटा मैंने यहाँ पर किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक। ठीक है, अब बेटा हमें दिया गया है ब्रोमीन और क्लोरीन, तो वो तो बेटा आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू वेयर यू विल डू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, ठीक। नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि बेटा अगर आपको ऐसे दिया गया है, ये मैं नहीं बनाने वाला हूं, ये आप करोगे। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपके पास है ब्रोमीन और बेटा यहां पर आपके पास है क्लोरीन। दिस इज ए होमवर्क। ठीक है, ये मैं नहीं बनाऊंगा। अगला बेटा जो आपको दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है। ठीक है, इसी पर बेटा रखा गया है एक CH3 और बेटा इसी पर है लोन पेयर। ठीक, अब आपको इसका बनाना है मोस्ट स्टेबल। तो इसका मोस्ट स्टेबल कैसे होगा बेटा, ये भी बहुत आसान है। अब आप यहां पर एक नाइट्रोजन रख दो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जैसा ही बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर क्या है, मिथाइल है और लोन पेयर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लोन पेयर को इधर रखें और मिथाइल को इधर रखें? नहीं, मिथाइल को क्या मिल जाएंगी, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन। हम बेटा इधर पर लोन पेयर को रखते हैं और इधर पर रखेंगे मिथाइल को। क्यों, मिथाइल हो गया ना सेटल बेटा, क्योंकि वो तो इक्वेटोरियल में पहुंचा, इक्वेटोरियल में तो कोई रिपल्शंस नहीं आती। सर लेकिन ये तो पहुंच गया ना एक्शन में। बेटा कोई मसला नहीं, हम गॉस इफेक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं एंड वी नो दैट लोन पेयर एक्ट्स एज एम्प्टी स्पेस। तो बेटा ये तो एम्प्टी स्पेस है, इसको कहेगी रिपल्शन, तो बेटा ये तो पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ दिस वन। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बेटा अब ये हमारे पास अगर हो गया है, सो मेरे पास बाकी क्वेश्चंस भी हैं, चलिए उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अगेन रब दिस। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन बेटा खुद कीजिएगा, ट्राई दिस आउट। ठीक, चलिए बेटा अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर। गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आप क्या कीजिए, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दीजिए। देखो बेटा क्या दिया गया है, आप पार्डन माय डायग्राम, मुझे डायग्राम उतनी अच्छी नहीं आती है बनानी। तो बेटा यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर रखा गया है ये, यहाँ पर रखा गया है हाइड्रोजन। उसके बाद बेटा फिर से ऐसे ही है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर रखा गया है मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास ये B है, ये A है, C जो बेटा हमें दिया गया है, C वाला कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बेटा मिथाइल को इधर रखा गया है, हाइड्रोजन को इधर, लोन पेयर को बेटा इधर और हाइड्रोजन को बेटा नीचे। सो दिस इज C पार्ट। और उसके बाद बेटा एक और नाइट्रोजन। अब बेटा इसमें क्या किया गया है, इसमें मिथाइल को बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन को, ये बेटा यहाँ पर और बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन को दिया गया है। एम आई राइट? यस, दिस इज द केस। चलिए बेटा आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर एक बताना है, बताइए बेटा इसमें कौन मोर स्टेबल। अगर हम चेक करें बेटा तो पहली चीज, कैन वी कंसिडर लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन इन द एक्चुअल पोजिशन? द आंसर क्लियरली इज यस। Can we withstand the lone pair of nitrogen in the actual position? Definitely yes beta, because lone pair acts as empty space, so there are going to be no 1,3 diaxial repulsions if you place your lone pairs at where, if you place your lone pair of the nitrogen in the actual position, no problem. लेकिन बेटा अगर आप चेक करोगे ना, देखो यहाँ पर चेक करो बेटा,
यहाँ पर मिथाइल कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। डिसाइडिंग फैक्टर बेटा मिथाइल इक्वेटोरियल, एंड बेटा यहाँ पर भी हमारे पास मिथाइल कहाँ है, इक्वेटोरियल में है। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पर चेक करें बेटा ये दोनों ही अनस्टेबल होंगे, दीज बोथ विल बी अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर भी मिथाइल हमें है एक्शन में, मिथाइल एक्शन में है, तो डेफिनेटली बेटा ए और सी ही हमारे पास मोर स्टेबल। लेकिन ए और सी में कौन मोर स्टेबल? ए और सी में मोर स्टेबल बेटा ए ही आएगा, ए ही मोर स्टेबल आएगा एज कंपेयर टू सी। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पर इस हाइड्रोजन को तो मिलेंगी ना रिपल्शन, यहाँ पर तो इस हाइड्रोजन को रिपल्शन नहीं, ना ही इस लोन पेयर को, तो ए के बाद तो बेटा सी। अब जरा अगर हम सब बी और डी को देखें बेटा, अगर हम बी और डी को देखें, बी और डी में भी बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डी, क्योंकि बेटा डी में भी इस हाइड्रोजन को इधर से रिपल्शन मिलेंगी, लेकिन इस हाइड्रोजन को रिपल्शन नहीं मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए सी बी डी। क्लियर? ये हो गया बेटा पहला सवाल। क्लियर? ये समझ में आया बेटा? फिर से अच्छे से समझ लो बेटा, इन दोनों केसेस में मिथाइल कहां पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, दोनों ही मोर स्टेबल होने वाले हैं इन दो से। अब आपस में कैसे करोगे? यहां पर आपके पास हाइड्रोजन को रिपल्शन मिलेंगी, इस हाइड्रोजन को रिपल्शन नहीं मिलेगी, तो ए इज मोर एज कंपेयर टू सी। ठीक है, और बी और डी में भी आपको इसी हाइड्रोजन की बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। ठीक, चलिए बेटा अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमें दिया गया है, मैं छोटे छोटे ही ये बना रहा हूं क्योंकि इसमें फिर टाइम लगता है फिर रब करने में भी। ठीक है, अब बेटा यहां पर ऐसे एक मिथाइल, यहां पर एक ऐसे मिथाइल। ठीक है, यहां पर बेटा हमारे पास ऐसे है, यहां पर ऐसे है। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास ये बेटा ऐसे, ये बेटा ऐसे। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर? विजिबल? यस, इट इज विजिबल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन बेटा हमें दिया गया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहां पर बेटा मिथाइल, यहां बेटा आपको एक्चुअल पोजीशन में दिया गया है टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास ये है बेटा मिथाइल, यहां से मिथाइल, और बेटा यहां पर हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल, ये बी, ये ए। फिर बेटा हमारे पास फिर से ऐसे ही दिया गया है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, यहां पर बेटा हमारे पास CMe3, और बेटा यहां से हमारे पास मिथाइल है, और लास्ट में शायद हमें दिया गया है दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में है। मतलब बेटा यहाँ पर CMe3 और यहाँ पर बेटा Me। सो दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A। और बेटा चौथा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, दैट फोर्थ क्वेश्चन इज लाइक दिस। पहले मैं ये चेयर फॉर्म्स ही बना लेता हूँ क्योंकि इन्हीं को बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो पहले बेटा यहाँ पर क्या रखा गया है, फ्लोरीन, और यहाँ पर रखा गया है क्लोरीन। सो दिस इज A पार्ट। फिर बेटा यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, दिस इज B पार्ट। फिर बेटा यहाँ पर रखा गया है फ्लोरीन, यहाँ पर रखा गया है क्लोरीन, दिस इज C पार्ट। और लास्ट में बेटा यहाँ पर रखा गया है फ्लोरीन, यहाँ पर रखा गया है क्लोरीन, दिस इज D पार्ट। ठीक है, और इसी के साथ साथ बेटा पांचवें क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली हमारे पास यही चार है। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक, फिर है बेटा यहाँ से क्लोरीन, फिर है बेटा यहाँ से ब्रोमीन। सो दिस इज माय A पार्ट, दिस इज माय B पार्ट। फिर बेटा क्लोरीन को एक्चुअली रखा गया है, ब्रोमीन को यहाँ पर रखा गया है, दिस इज माय C पार्ट। फिर बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को इक्वेटोरियल पर रखा गया है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दिस इज आवर D पार्ट। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट सी इफ ऑल आर विजिबल। यस, सब बेटा विजिबल है। चलिए बेटा हम जरा देखते हैं। पहले बेटा अगर हम ऊपर वाले को देखें, इस सेकंड वाले पार्ट को, डेफिनेटली बेटा C तो मोर स्टेबल है क्योंकि दोनों के दोनों इक्वेटोरियल में है। अब बेटा अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास AB। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
मैंने बोला अच्छा ठीक है बेटा। सी के बाद देखो बेटा, सी के बाद आप चेक करोगे ये भी कहाँ है एक्शन में, ये भी कहाँ है एक्शन में, लेकिन इसका कम से कम एक तो इक्वेटोरियल में है ना बेटा। सी के बाद बी, बी के बाद ए आ जाएगा। क्लियर? लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले डी आ जाएगा। डी क्यों आएगा बेटा? बिकॉज दोनों के दोनों बेटा कहाँ है, एक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन में है। अब बेटा चेक करो यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा बेटा, इसका मतलब सबसे लास्ट में आएगा ए। अब बेटा बी और सी में चेक कीजिए, बल्कि ग्रुप कौन है बेटा, CMe3। तो मैं CMe3 को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, कहां पर, एक्शन पोजीशन में। ये तो एक्शन में है, यहां पर इक्वेटोरियल में है, तो डी के बाद बेटा बी, बी के बाद बेटा सी, सी के बाद बेटा ए आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, DBCA। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट में बेटा अभी आपको देखना है हेलोजेंस का केस। हेलोजेंस के केस में बेटा दोनों के दोनों कहां है, इक्वेटोरियल पर, तो सबसे ज्यादा तो बेटा बी आ जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक। अब बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है फ्लिपिंग, क्लोरीन की। तो बेटा डेफिनेटली यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन एक्शन में, ये दोनों तो अनस्टेबल है, लेकिन यहां क्लोरीन कहां है बेटा, इक्वेटोरियल में, बी के बाद बेटा सी। ठीक है। अब बेटा जरा चेक करो, दोनों के दोनों एक्शन में, एक एक्शन में एक इक्वेटोरियल में, बेटा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी के बाद बेटा ए आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन बेटा, यहां पर किसकी ज्यादा फ्लिपिंग होगी, क्लोरीन की। ब्रोमीन को तो आप एक्शन में बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन फिर भी डी ही सबसे पहले आएगा बेटा। फर्स्ट वन विल बी मोर स्टेबल, विल बी डी। डी के बाद बेटा आप चेक करो, दो क्लोरीन, दोनों के दोनों बेटा एक्शन में, लेकिन ये क्लोरीन इक्वेटोरियल में। अरे सर ब्रोमीन तो एक्शन में है, होने दो बेटा, ब्रोमीन एक्शन में बर्दाश्त हो सकता है, तो डी के बाद बेटा बी आ जाएगा। बी के बाद बेटा ये ब्रोमीन एक्शन में, ये ब्रोमीन इक्वेटोरियल में, क्लोरीन तो कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा, डेफिनेटली बेटा इसके बाद सी आ जाएगा, सी के बाद बेटा ए आ जाएगा। सो दिस विल बी DBCA। ठीक। सो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चंस बन जाएंगे चेयर फॉर्म के स्टेबिलिटी ऑर्डर वाले। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्योंकि बेटा इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये सारा आपको डाउट रह जाएगा अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा। ठीक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। ठीक, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत बेटा आपको चलना होगा, तभी जाकर जो है वो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक, वरना अगर आप हैफजर्डली चलोगे बेटा, तब ये आपको बहुत 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 तंग करने वाला है। ठीक, ना लेट अस कम टू बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दैट इज बेटा क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, अब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ जाता हूं। ठीक है बेटा, हम जाते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, अगर किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, उनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फर्क कहाँ है सर फिर? बेटा फर्क उनके या तो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्पेस, या तो उनकी ओरिएंटेशन में है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर आपको बेटा पूछेगा कोई व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? सो बेटा आप लिखोगे आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस किसकी वजह से? ड्यू टू द टू कंपाउंड्स having same molecular formula, एक तो बेटा उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, उनका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर उनका स्ट्रक्चर कहीं डिफरेंट हो गया तो बेटा वो कभी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे, उनको हम फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफर इन, लेकिन फर्क कहाँ है बेटा? डिफर इन द ओरिएंटेशन और कन्फिगरेशन, या फिर कन्फिगरेशन नहीं कहेंगे बेटा, अरेंजमेंट को ही बेटा मैं कहूंगा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ द एटम्स इन स्पेस is known as stereoisomerism। मैं आपको बताऊंगा ना बेटा ये क्या है, is known as stereoisomerism। ठीक है, अब these compounds are known as stereoisomers, इनको बेटा हम क्या कहते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। जैसे बेटा मैं आपको ये दिखाऊं,
आपको पता है बेटा हमने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना सीखा है। लेट मी शो यू समथिंग। देखो बेटा अगर आप ऐसे चेक करोगे ना, मान लो बेटा यहाँ पर आपके पास है CH3, यहाँ पर है बेटा आपके पास H, यहाँ पर है बेटा आपके पास OH। ठीक है, अब बेटा मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ से CH3 लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से बेटा OH लगा देता हूँ। ठीक है, और बेटा मैं यहाँ से H लगा देता हूँ। क्लियर, ये मैंने पहला बना दिया। अब बेटा मैं इसी जैसा एक और काम करता हूँ। अगर आप चेक करोगे बेटा, लेट मी ड्रॉ दिस एज CH3, लेट मी ड्रॉ दिस एज H, लेट मी ड्रॉ दिस एज OH। पहला तो बेटा हम क्या काम करेंगे, पहला हम बिल्कुल भी सेम ही बनाएंगे, लेकिन अब सोचो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे, ठीक है, इसको बेटा ऐसे बनाऊंगा, यहां से H, यहां से बेटा मैं CH3 और बेटा यहां से मैं OH। ठीक है, और दूसरा बेटा मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा, CH3 बेटा यहां से H, यहां से बेटा OH। ठीक है, यहां से बेटा CH3, यहां से बेटा OH और बेटा यहां से मैंने H बना दिया। ठीक, मैंने तीन आपके सामने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना दी। फर्स्ट 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, सेकंड बेटा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, थर्ड। अब चेक करो बेटा, अगर आप चेक करोगे इन तीनों का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बेटा इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही। लेकिन अगर आप चेक करोगे ना बेटा, इस एटम और इस एटम को और इस एटम और इस एटम को और इस एटम को और इस एटम को, ठीक है, आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो बेटा, व्हाट आर यू गेटिंग? अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? अरे सर फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? सर ये तो अलग नहीं बेटा, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड के अबाउट इस मॉलिक्यूल को क्या करोगे बेटा, टर्न, एक को फिक्स करो और दूसरे को टर्न करो। आप देखो बेटा इस लास्ट वाले कार्बन को जैसे ही आप टर्न करोगे, CH3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये H कहाँ आ जाएगा इस साइड, OH कहाँ आ जाएगा, मतलब बेटा ये तो यही बन जाएंगे ना। मतलब बेटा इन दोनों में फर्क कहाँ है, इन दोनों में फर्क बेटा ओरिएंटेशन में है। इन दोनों में फर्क कहाँ है, इन दोनों में फर्क ओरिएंटेशन में है। ठीक है, और ऐसे आइसोमर्स जिनमें फर्क किसका हो, ओरिएंटेशन का। अब जरा बेटा आप चेक करो, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड? आप देखो बेटा, आप इसको कितना भी घुमाओ, आप इसको कितना भी घुमाओ, ये कभी भी फर्स्ट जैसा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ये कभी भी फर्स्ट जैसा नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये कभी भी सेकंड जैसा भी नहीं बनेगा। तो बेटा हम कहेंगे कि जो आपके पास है ना, कौन सा वाला, फर्स्ट और सेकंड, दीज आर कन्फर्मर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर कन्फर्मर्स। लेकिन कन्फर्मर्स भी बेटा क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स ही है, स्टीरियो आइसोमर्स ही है। ठीक है बेटा, लेकिन 1 और 3 को अगर देखोगे, 1 और 3 को या फिर 2 और 3 को देखोगे बेटा, आप चाहे किसी को कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, यू विल नेवर बी एबल टू गेट देम द सेम। मतलब इनमें फर्क कहाँ है, 1 और 3 में डिफर बाय, वही बेटा मैंने ऊपर लिखा था, डिफर बाय अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, डिफर बाय अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। इसीलिए बेटा इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, इनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इसीलिए बेटा हम इसको भी कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इसको भी कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन ये दो स्टीरियो आइसोमर्स है बेटा बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन, सिर्फ ओरिएंटेशन में फर्क आया है, एक थोड़ा ऐसे है दूसरा ऐसे है, इसको ऐसे करोगे तो पहला वाला रिपीट हो जाएगा। तो इनको कहते हैं बेटा ओरिएंटेशन में जो फर्क है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टीरियो आइसोमर्स। और उन्हीं स्टीरियो आइसोमर्स का खास नाम कन्फर्मर, जिस पर हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, फर्स्ट और थर्ड में आप किसी को कितनी भी ओरिएंटेशन चेंज कर लो, चाहे इसकी कर लो चाहे इसकी कर लो, दोनों की कर लो, यू विल नेवर बी एबल टू गेट एनी ऑफ द टू। तो हम कहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड दीज आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। क्यों? देखो बेटा इस एटम के अबाउट यहाँ पर आपने हाइड्रोजन और OH की पोजीशन चेंज कर दी है, यहाँ पर हाइड्रोजन और पोजीशन की पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर भी बेटा अलग अलग है। तो ये इन दोनों में से किसी के जैसा नहीं है, किसी के जैसा नहीं है। तो इनको क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इनफैक्ट बेटा सेकंड एंड थर्ड आर कॉन्फ़िगरेशनल, ये भी बेटा आपस में क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है। मतलब बेटा अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स की वजह से क्या हुआ है, डिफरेंस आई है, दोज आर आल्सो नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो इन दोनों को बेटा मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? नाउ
नेक्स्ट कम्स बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो हमें पढ़ना है। जो हमने अभी पढ़े ना बेटा साइक्लोहेक्सेन के केस में सिस्ट्रॉन, एग्जैक्टली वैसे ही बेटा अब हमें और पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास है नेक्स्ट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर बेटा आपको बहुत हेल्प चाहिए होगी इसको पढ़ने के लिए। ठीक, देखो बेटा मॉलिक्यूल्स हैविंग, हम कहेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, इसका बेटा ध्यान रखिएगा, सेम स्ट्रक्चर बट क्या बेटा, बट डिफर इन द अरेंजमेंट, इन द जियोमेट्री। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, अरेंजमेंट अराउंड द hindered rotation, around the two terminal atoms, around the two terminal atoms of a hindered center. ठीक है, molecules having same molecular formula, same structure but differ in the geometry or arrangement around the two terminal atoms of the hindered center are known as geometrical isomers, are known as geometrical isomers, and this isomerism is known as, इसी आइसोमेरिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल दिस आइसोमेरिज्म एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बेटा हिंडर्ड रोटेशन का मतलब क्या हुआ, बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप वो इमेजिन करोगे, मैंने आपसे कहा था दो बॉल्स हैं आपके पास। ठीक है, ये एक बॉल, इसके बीच में बेटा यहाँ पर एक हमने बॉन्ड रखा है। ठीक है बेटा, तो मतलब बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट बेटा रोटेशन बिल्कुल आराम से आ सकती है। तो पहली बात बेटा, जहां आपके मॉलिक्यूल में रोटेशन इजीली आ सके तो उस मॉलिक्यूल में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। उल्टा बेटा वहां पर क्या हो सकता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मर्स बन सकते हैं, जो हमने इथेन ब्यूटेन में बना लिए हैं। ठीक है, अब बेटा जहां कहीं पर बात आई हिंड्रेंस की बात आई बेटा, मतलब आपके पास एक बॉन्ड नहीं है बेटा, अब इन्हीं दो बॉल्स के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, दो बॉल्स के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा। ठीक है, अब आप बेटा इसको रोटेट करोगे, नाउ दिस विल नॉट रोटेट, नाउ दिस इज द हिंड्रेंस दैट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के अबाउट बेटा दो टर्मिनल्स हैं, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम। ठीक है, लेट मी शो यू, मैं आपको बेटा दिखा दूंगी, तो आप इसको बेटा ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन इमेजिन इट समवट लाइक दिस, लेट मी जस्ट शो यू, आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस। ठीक है बेटा, ये देखिए मैंने दो कार्बन एटम्स लिए हैं बेटा, अब इमेजिन करो इन दो कार्बन एटम्स के बीच में है ना बेटा ये डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन एटम्स मूव ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डबल बॉन्ड जो है वो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। मतलब ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनकी पोजीशन क्या हो गई बेटा, फिक्स। इनकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में बेटा क्या प्रेजेंट है, हिंड्रेंस। इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, हिंड्रेंस। उसी तरीके से बेटा जब मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था, कौन, साइक्लोप्रोपेन बनाकर, क्या बनाया था मैंने, आई ड्रॉ, या मैंने बनाया था आपके सामने साइक्लोप्रोपेन। तो बेटा अगर आप साइक्लोप्रोपेन को देखते हो, देखो साइक्लोप्रोपेन के आप कोई से दो एंड्स ले लो बेटा, आप देखो यहां पर भी ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग इटसेल्फ विल एक्ट एज ए हिंड्रेंस। क्योंकि जो रिंग है, रिंग खुद में क्या है बेटा, एक हिंड्रेंस है। तो मतलब जहां कहीं पर भी मॉलिक्यूल में क्या आ गई बेटा, मॉलिक्यूल में जहां कहीं पर भी हिंड्रेंस आ गई, तो बेटा वहां पर आपके पास चांसेस हैं कि वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। एंड रिमेंबर, मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा वहां चांसेस हो सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। क्यों, बिकॉज बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस होनी चाहिए, और भी दो कंडीशंस इसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो बेटा अब देखिए, वही पहले हम लिख रहे हैं कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस फॉर
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 3 कंडीशंस है बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर वो किसी मॉलिक्यूल्स में पाई गई, डेफिनेटली बेटा उस मॉलिक्यूल में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सो फर्स्ट वन इज, ठीक है, फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी ए hindrance present between two atoms, दो एटम्स के बीच में बेटा हिंड्रेंस तो होनी ही चाहिए। अब ये हिंड्रेंस बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकती है, ये हिंड्रेंस बेटा क्या हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, ये हिंड्रेंस ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए नंबर सेकंड, both the terminal centers will have 2 bonds each and the 4 bonds should be in the same plane। देखो बेटा, both the terminal atoms should have two different groups attached to them, and these 4 bonds, मैं बताऊंगा ना आपको ये कौन से बॉन्ड्स हैं, should lie in the same plane। ये क्या होने चाहिए बेटा, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो बेटा आपके पास है वो क्या है, ठीक है, with respect to each center, with respect to each terminal atom, both the attached groups should be different। तो बेटा ये आपके पास 3 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एक मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जा सकता है। अगर इनमें से बेटा एक कंडीशन भी टूट गई, डेफिनेटली बेटा वहां पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू बेटा एक सिंपल एग्जांपल बेटा हिंड्रेंस की, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो आई विल बी टेकिंग अप अगेन। देखो बेटा, ये है आपके पास, ठीक है, ये है बेटा आपके पास 2 एटम्स। ठीक है, आप चेक करो बेटा, आप चाहे इस बॉन्ड को ऐसे देखो, चाहे आप डबल बॉन्ड को ऐसे देखो बेटा, यू विल फाइंड दैट दीज 4 एटम्स, इस एटम के साथ 2 अलग अलग अटैच है, यस बेटा, इस एटम के साथ 2 अलग अलग अटैच है, यस, एक ग्रीन एक व्हाइट। अब ये ग्रीन, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये ग्रीन, ये चारों के चारों एक ही वर्टिकल प्लेन में है। और अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए। तो पहली बात बेटा, इन 2 ब्लैक एटम्स को कहते हैं टर्मिनल एटम्स। इन टर्मिनल एटम्स पर लगे हुए चारों बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में। अब यहां पर बेटा चेक करो, मैं आपको बोलता हूं भाई मुझे ये बताओ, भाई टेल मी वन थिंग, कि क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्या 2 टर्मिनल्स के बीच में हिंड्रेंस है? बिल्कुल है। क्या ये चारों बॉन्ड्स एक ही साथ हैं, एक ही प्लेन में है? बिल्कुल है। लेकिन तीसरी कंडीशन बेटा ब्रेक हो रही है, इस एटम पर दोनों एटम्स लगे हुए डिफरेंट हैं, लेकिन इस पर बेटा लगे हुए दोनों सेम, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब देखो बेटा, हमें एक एक करके इन सारे केसेस को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास करीबन 6 केसेस हैं बेटा, एंड वी विल स्टडी देम वन बाय वन। ठीक, सो ये कंडीशंस बेटा आपके पास होनी चाहिए। ठीक, और मैं आपको बेटा एक और चीज भी बताऊं, लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। देखो बेटा, जहां आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां होगा। अगर आपने ये देखा बेटा, ठीक, जैसे बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ये केस नहीं बताऊं, चलो पहले केस ही बता देता हूं, उसी में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। ठीक, ज्योमेट्री मतलब बेटा एक मॉलिक्यूल की लेंथ मान लो, एक मॉलिक्यूल की हाइट मान लो, वो वाली चीज मैं बता रहा हूँ, लेंथ, डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट वी ज्योमेट्री हम जब कहते हैं मैथमेटिक्स में, सो दैट जनरली मींस लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। वैसे ही बेटा यहाँ पर भी कुछ चक्कर है, कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियर? ठीक है, देखिए बेटा, हमारे पास मान लीजिए बेटा कुछ ऐसे है। पहला केस क्या है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग पाई बॉन्ड। जिन मॉलिक्यूल में बेटा पाई बॉन्ड है उनमें कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर बेटा दिस केस इज जनरली फाउंड फॉर किस के लिए बेटा, फॉर C डबल बॉन्डेड टू C। ठीक है बेटा, C डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, इसके लिए भी आप देखोगे, और इनफैक्ट बेटा आप ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए भी इस केस को देखोगे। ठीक,
जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा C है, ठीक है। यहाँ पर बेटा मान लीजिए A है, यहाँ पर मान लीजिए बेटा B है, यहाँ पर मान लीजिए बेटा A है, यहाँ पर बेटा मान लीजिए B है, ठीक। अब पहली बात, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? तो दो कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये रखा बेटा। इस कार्बन के साथ बेटा जुड़े हुए दो डिफरेंट हैं, इसके पास भी जुड़े हुए दो डिफरेंट है, हालांकि दोनों डिफरेंट बेटा सेम है, ठीक है। अब उसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल है? यस। तो इसका एक और बनेगा। सर एक और कैसे बनाएंगे? देखो बेटा इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बेटा आप ऐसे ही रखो, A और B को ऐसे ही रखो, और यहाँ पर बेटा चेंज कर लो B, और बेटा यहाँ पर आपके पास A आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा आइडेंटिकल ग्रुप्स कहाँ आए बेटा? आपको चेक कर रहे हो बेटा, आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? देखो आइडेंटिकल ग्रुप्स कौन है? ये व्हाइट और ये व्हाइट, ये कहाँ है बेटा आपस में? अपोजिट। ये चारों बेटा एक ही प्लेन में है, लेकिन ये किस एंगल पर है? 180 पर। मतलब बेटा ये तो ये वाला केस है, इसको बेटा कहते हैं ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और अगर बेटा मैं एक स्विच करूं इसमें, मैं अगर इसमें एक स्विच करूं बेटा, मतलब मैं हाइड्रोजन को अब, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अब बेटा हाइड्रोजन को इस साइड और इस व्हाइट वाले को बेटा इस साइड कर दूं, सीरीज। अब देखो बेटा, अब अगर आप चेक करोगे बेटा, तो देखो दोनों के ग्रीन एक ही साइड से, दोनों व्हाइट एक साइड से। देखो बेटा दोनों A एक साइड से, दोनों B एक साइड से, इसको बेटा कहते हैं सिस आइसोमर, ठीक है। अब ज्योमेट्री में कैसे फर्क है? देखो बेटा, अगर आप इस A और A में लेंथ ढूंढ रहे हो ना बेटा, दैट लेंथ इज L1, और यहां पर अगर इसी A और A में देखोगे बेटा, दिस लेंथ इज L2। क्या बेटा ये L1 L2 बराबर है? नहीं बेटा, अगर L1 L2 बराबर नहीं है, मतलब इन दोनों की ज्योमेट्री में फर्क है, हेंस दीज आर GI ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है बेटा? ये है GIs ऑफ ईच अदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जब सेम एटम्स एक ही साइड से हों, दैट इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। जब सेम एटम्स अपोजिट साइड से हों, उसको कहते हैं ट्रांस। बेटा यहाँ पर ये मेरे हाथ में कौन सा है? सिस आइसोमर, बिकॉज ग्रीन और ग्रीन प्लेन के एक ही साइड में है, और व्हाइट भी आपस में एक ही साइड में। सो दिस विल बी नोन एज ए सिस आइसोमर, ठीक है। तो बेटा हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे व्हेन आइडेंटिकल group of atoms, when identical group of atoms or atom are on same side around the two terminal atoms, then such an isomer is called, इसको क्या कहते हैं बेटा? सिस आइसोमर। इस आइसोमर को क्या कहेंगे? सिस आइसोमर कहेंगे। इफ दे आर ऑन अपोजिट साइड, और बेटा एक और चीज यहां पर जरूर ख्याल रखिएगा, मैं आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं, आइडेंटिकल की, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी बताऊंगा। सो इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड बेटा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। देन वी कॉल दिस एज ट्रांस आइसोमर, ठीक। तो मतलब बेटा ये ट्रांस है और बेटा ये सिस है, ठीक। अब बेटा मैं आपसे कहूंगा, आइडेंटिकल एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम सिस आइसोमर में है, लेकिन ट्रांस आइसोमर में बेटा वही डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और हाँ, एक बात ख्याल रखिएगा बेटा, ये जो हिंड्रेंस है वो मैं बता दूं आपको, द हिंड्रेंस is also known as geometric center। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं geometric center। तो यहां पर आप लिखेंगे here in this case the geometric center is क्या है बेटा? पाई बॉन्ड, ठीक। ख्याल रखिएगा बेटा इस चीज का, ठीक ना। अब बेटा यही चीज हमें C डबल बॉन्ड N में भी देखनी है। जो हमने कहा ना बेटा C डबल बॉन्ड C, उसका केस तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है C डबल बॉन्डेड तो N के केस में, फिर हमें देखना है N डबल बॉन्डेड N, फिर हमें देखना है O डबल बॉन्डेड O के केस में, ठीक है। और C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N उसको सेम है बेटा। देखो क्या है, अब देखो बेटा, अगर हम ऐसे करें C डबल बॉन्डेड टू N, अब N के पास बेटा यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर इसके पास अपना एक लोन पेयर है। मान लो बेटा इसके पास A है, इसके पास बेटा B है। अब यहां पर बेटा आप चाहो तो इसका दूसरा भी बना सकते हो। कैसे सर? बेटा C डबल बॉन्डेड टू N, यहां इसके पास लोन पेयर है, यहां बेटा इसके पास ये है, ठीक। अच्छा, तो बेटा अब हम क्या काम करें,
यहां से बेटा हम इसका ए बना लें, यहां से बेटा हम इसका बी बना लें। ठीक, अब बेटा चेक करो यहां पर हमने क्या कर लिया। ठीक है, वी हैव डन दिस। ठीक, यहां पर बेटा क्या ये दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल बेटा ये दो डिफरेंट है। क्यों? चेक करो बेटा, यहां पर ए और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पर जो ए और ए के बीच में डिस्टेंस है L2, ये दोनों बेटा बराबर नहीं है। ये दोनों डिस्टेंस बेटा बराबर नहीं है। L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो बेटा यहां पर क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? यस, दीज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक, अब ठीक है, यस। सो अगर हमारे पास यहाँ पर जो है ना C डबल बॉन्डेड टू N, C डबल बॉन्डेड टू N, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, इन केस ऑफ C डबल बॉन्डेड टू N, इन केस ऑफ C डबल बॉन्डेड टू N, we use sin and anti, we use sin and anti as the name of the isomer, name of the isomer। ठीक है बेटा, जब आपके पास C डबल बॉन्डेड N हो ना, सिस ट्रांस नहीं यूज करते बेटा। सिस ट्रांस तभी यूज करते हैं जब C डबल बॉन्डेड टू C। उल्टा बेटा आप कह सकते हो, जब कार्बन कार्बन के बीच में होती है ना हिंड्रेंस, जब कार्बन कार्बन के दो एटम्स बन जाते हैं टर्मिनल एटम्स, एट दैट टाइम वी यूज सिस ट्रांस। बट अगर हमारे पास C डबल बॉन्डेड टू N है तो बेटा उस वक्त हम सिस ट्रांस यूज नहीं करते हैं, वी यूज सिन एंड एंटी। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी तरीके से बेटा अगर हमारे पास N डबल बॉन्डेड टू N है, ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और बेटा यहाँ पर। ठीक, उसी तरीके से बेटा N डबल बॉन्डेड टू N, मैं इसको बेटा वहीं पर रख रहा हूँ, यहाँ पर बेटा इसको रख रहा हूँ, यहाँ पर बेटा इसको रख रहा हूँ, और बेटा यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। नाउ N डबल बॉन्डेड टू N, N डबल बॉन्डेड टू N आर ऑल्सो नोन एज, इनको बेटा क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज एजो कंपाउंड्स। तो जिस भी कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए उनको कहते हैं एजो कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल दैट एज एल्कीन्स। वैसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाता है वी कॉल देम एज एजो कंपाउंड्स। अब बेटा यहां पर भी यूज, अगेन वी यूज सिन एंड एंटी, अगेन वी यूज, यहां पर भी बेटा हम यूज क्या करते हैं? सिन एंड एंटी। देखो बेटा क्या है, लेकिन यहां पर हम बता सकते हैं, if both the group of atoms, if both the group of atoms are on same side, अगर दोनों के दोनों group of atoms same side पर हैं, then it is called syn form। तब इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं syn form। and if both the group of atoms are on opposite side, ठीक है, then it is known as antiform, then it is known as antiform। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? दिस इज सिन फॉर्म एंड दिस इज एंटीफॉर्म। ऊपर इसलिए नहीं कह सकते हैं बेटा बिकॉज ऊपर के लिए अलग अलग चीजें हैं। देखो अगर आप यहां पर चेक करोगे ना, लोन पेयर के रेस्पेक्ट में ए अगर देखोगे तो ये एंटी है, बी के रेस्पेक्ट में देखोगे सिन। इनके लिए हम सिन एंटी दोनों यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ना जब हम कहां पर आएंगे, जब हम आएंगे एल्डोक्साइम्स में, ऑक्साइम्स में आएंगे तो वहां पर हम इसको और अच्छे से चेक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इधर पर भी सिन एंटी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिन एंटी के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि अगर दोनों लोन पेयर्स बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोलो बेटा दोनों एटम्स एक ही साइड में है तो बेटा वो बन जाएगा सिन फॉर्म। सॉरी मैंने गलत कर दिया बेटा, इसको बोलते हैं सिन फॉर्म, इसको बोलते हैं सिन फॉर्म एंड दिस इज नोन एज बेटा एंटी फॉर्म। If both the group of atoms are on the same side then it is called as sin form। तो बेटा ये तो sin form है and if this is known as anti form। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में बेटा हमने देख लिया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी देख लिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के भी देख लिया। अब बेटा एक और बचा हुआ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी पॉसिबल है। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। आप बोल सकते हो बेटा देखिए सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर भी तो लोन पेयर है, यहाँ पर भी तो लोन पेयर, यहाँ पर भी तो लोन पेयर, यहाँ पर भी तो लोन पेयर, कौन सा जी है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। O डबल बॉन्डेड O से मेरा मतलब बेटा O डबल बॉन्डेड टू O, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी, क्योंकि इस पर भी चिपका हुआ एक हाइड्रोजन, इस पर भी चिपका हुआ एक हाइड्रोजन। अब क्या बचा बेटा? एक लोन पेयर। अब क्या बचा बेटा? एक लोन पेयर, इसको भी कहते हैं बेटा सिन फॉर्म। ठीक,
और ऐसे ही बेटा O डबल बॉन्डेड टू O, इस पर भी एक लोन पेयर, इस पर भी एक लोन पेयर, बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज एंटीफॉर्म। इसी को क्या कहते हैं? एंटीफॉर्म। तो सिन एंड एंटीफॉर्म बेटा आप देख चुके हो किसमें? इन केस में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ओ के बाद में भी हमने देख लिया सिन एंड एंटीफॉर्म। कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आफ्टर दिस विल स्टॉप। ठीक है, चलो फिर एक काम कर लेते हैं, लेट अस स्टॉप हियर। तो बेटा विल स्टॉप हियर कि कर ले क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चंस है हमारे पास, सो वी विल डू देम। ठीक, आपको बेटा ये बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग शो GI। सिर्फ बेटा ये बोलना है कौन कौन GI शो करता है, बस, और कुछ नहीं करना है बेटा आपको। ठीक है, तो पहला बेटा आपके पास है CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2, पहला। ठीक, फिर है बेटा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH2। ठीक है बेटा, फिर है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्डेड टू C सिंगल बॉन्डेड टू CH3 डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH3। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH3। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH2। ठीक है, ई पार्ट। फिर बेटा F बेटा हमारे पास है ये वाला CH3 सिंगल बॉन्डेड टू C सिंगल बॉन्डेड टू H डबल बॉन्डेड टू बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, फिर है बेटा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्डेड टू C, यहाँ पर H डबल बॉन्डेड टू O, यहाँ पर बेटा लोन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर है बेटा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्डेड टू C सिंगल बॉन्डेड टू CH3 डबल बॉन्डेड टू N, यहाँ पर बेटा ऐसे, यहाँ पर बेटा OH। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोक्साइन। ठीक है, फिर बेटा मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्डेड टू C, बेटा यहाँ से शायद हमारे पास H है डबल बॉन्डेड टू, बेटा यहाँ से भी मेरे पास N है, यहाँ से H है, यहाँ से एक लोन पेयर। बस इसको देख लो बेटा किस किस में GI आ सकता है, किस किस में नहीं। बेटा ये दो टर्मिनल्स दोनों पर लगे हुए ग्रुप सेम है, तो इसमें तो कतई GI नहीं होगा। बेटा यहाँ पर इस टर्मिनल पर, इस वाले टर्मिनल पर दो डिफरेंट, लेकिन इस टर्मिनल पर दोनों सेम, कभी GI नहीं आएगा। यहाँ पर बेटा इस टर्मिनल पर दोनों डिफरेंट, लेकिन इस टर्मिनल पर दोनों सेम, कभी GI नहीं आएगा। इस पर बेटा ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इधर पर भी हाइड्रोजन CH3 डेफिनेटली बेटा GI दिखाएगा। यहाँ पर चेक करो बेटा, इस बॉन्ड के अबाउट GI नहीं होगा, लेकिन इस बॉन्ड के अबाउट GI होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल में GI आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड के अबाउट बेटा H और CH3, उधर पर क्या लगा हुआ है H, और बाकी ये डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी GI आएगा। अगर पूछो इसमें कितने ज्योमेट्रिक सेंटर, ओनली 1 ज्योमेट्रिक सेंटर, ये वाला। यहाँ पर बेटा कोई GI नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स। GI है, बिल्कुल है बेटा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? सिन फॉर्म। अब बेटा यहाँ पर GI आएगा नहीं, क्योंकि इस कार्बन पर 2 सेम आ गए, नो GI। यहाँ आएगा, बिल्कुल बेटा यहाँ पर GI आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स पर लगे हुए ग्रुप्स अलग अलग है। ठीक, सो बेटा टुडे वी विल स्टॉप हियर। आई होप बेटा आज के लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोहेक्सेन में कैसे करते हैं, और उसके बहुत सारे केसेस डिस्कस जो हमने किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव, बट बिफोर लिविंग मैं फिर से कहना चाहूँगा बेटा आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर इन द लेक्चर, आप लेक्चर को रिपीट कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर उसका जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव। अल्लाह हाफिज़।